नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन आरबीएसई और सीबीएसई बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली, उनमें अनिवार्य हिंदी चलती है कक्षा 10 के लिए। क्षितिज नाम करके एक पुस्तक चलती है कक्षा 10 के लिए। उस पुस्तक के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि विद्यार्थियों को आधे से ज़्यादा जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि अपने सिलेबस में क्या आएगा, किस प्रकार से अपन को पढ़ना चाहिए। उस सिलेबस के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे अपन। और उसके बाद में हमेशा कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक की जो हिंदी की पुस्तक जो चलती हैं, जैसे अनिवार्य हिंदी है और विशेष हिंदी है जिसको हिंदी साहित्य बोला जाता है, उनके प्रत्येक चैप्टर को पर डे एक क्लास, डेली 4 क्लासें होंगी। तो आपके घर परिवार में अगर कोई छोटे विद्यार्थी, छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनको भी इस जो अपना यूट्यूब चैनल है उससे जोड़ें और उनको भी पढ़ने का ये मौका दें। तो अब अपन सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पाठ्यक्रम कक्षा 10 जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें 3 घंटे का समय मिलता है, यानी 3.25 घंटे, 3.15। इनका जो पूर्णांक होता है वो 80 अंक का होता है। 20 जो सत्रांक के स्कूल के माध्यम से भेजे जाते हैं। उनका देखिए, एक तो अपठित गद्यांश आते हैं 2 8 नंबर के, रचना शिक्षण आता है 12 नंबर का, व्याकरण का ज्ञान आता है 12 अंक का, पाठ्यपुस्तक क्षितिज जो अपनी पढ़ेंगे उनके 48 अंक के, यानी इस हिसाब से 80 अंक का ये क्या होता है, एक पेपर होता है। तो ये 80 अंक किस किस प्रकार से आएंगे उनकी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले देखिए, आप लोग देख रहे हैं खंड 1 में अपठित गद्यांश 4 अंक का और एक अपठित गद्यांश और 2 आते हैं अपठित गद्यांश, 8 अंक के होते हैं टोटल। ठीक है, अपठित जो गद्यांश आते हैं उनमें से प्रश्न उत्तर छंटवाए जाते हैं। वो 10वीं कक्षा से ही शुरू होता है। उसमें 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर रचना शिक्षण 12 अंक का, यानी एक तो निबंध आएगा, किसी भी चीज़ पे आ सकता है निबंध, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, गणतंत्रता दिवस है, वर्तमान में जो महामारी चल रही है उस पर पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब की बार कोरोना संकट से कैसे उबरा जाए, कंप्यूटर का बढ़ता हुआ युग, किसी भी प्रकार से मोबाइल का दुष्प्रभाव, किसी भी प्रकार कोई भी एक शीर्षक मिलेगा आपको और वो उस पर निबंध लिखना पड़ेगा आपको, 8 अंक का आएगा। यह रचना शिक्षण बोलते हैं इसको। दूसरा होता है एक पत्र लेखन, जो कि कार्यालय पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं और निविदा होती है, सूचनाएं होती हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रीपत्र होता है। तो कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र 4 अंक का ये आएगा। तो 8 अंक का आएगा आपको निबंध और 4 अंक का आएगा आपके एक पत्र लिखना पड़ेगा उसमें। ठीक है, फिर व्याकरण का ज्ञान आएगा अपने, व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया विशेषण का एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है मित्रों। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर तेज है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी दौड़ना जो है उसकी विशेषता बतला रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है। इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। कारक होते हैं, काल होते हैं, वाच्य होते हैं, इनमें से 1 अंक का आएगा। 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। समास का एक प्रश्न आएगा 2 अंक का। वाक्य शुद्धि के 2 आ सकते हैं 1-1 अंक के। मुहावरे 2 आ सकते हैं, लोकोक्ति 1 आएगी। इस प्रकार से ये व्यवहारिक व्याकरण है। क्रिया विशेषण, कारक, काल और वाच्य, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्ति। इसमें संधि नहीं दी गई है, आप संधि को नहीं पढ़े, ध्यान रखना। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये नहीं आएंगे, क्रिया भी नहीं आएगी, क्रिया विशेषण आएंगे, फिर कारक आएंगे, फिर काल आएगा, फिर वाच्य आएगा, फिर समास आएगा, फिर वाक्य शुद्धि आएगा, मुहावरे और लोकोक्ति, ये आएंगे 12 अंक के। अब अपनी पुस्तक आती है क्षितिज। इस पुस्तक से किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, देखो। व्याख्या आएगी गद्य भाग से। गद्य भाग जानते हो ना, जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है। जैसे अपना आगे पाठों की चर्चा करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा गद्य किसे कहा जाता है। गद्य देखिए साधारण होते हैं, जिसको पढ़ते रहते हैं। जैसे ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये एक निबंध जोड़ा गया है रामधारी सिंह दिनकर का आपके सिलेबस में। तो ये जो पाठ है वो गद्य कहलाता है। और पद्य में जैसे सूरदास के पद हैं, तुलसीदास के पद हैं, सेनापति के पद हैं, वो पद्य कहलाते हैं, देव के पद हैं। तो एक व्याख्या आएगी 6 अंक की, ध्यान रखना, गद्य में से।
एक व्याख्या आएगी पद्य में से 6 अंक की। इस प्रकार से 2 आएंगी व्याख्याएं, ठीक है। 2 व्याख्याएं 6 अंक की, ये कितने हो गए? 12 अंक के 2 व्याख्याएं आनी है। निबंधात्मक प्रश्न का मतलब होता है बड़े प्रश्न, एक गद्य में से आएगा, एक पद्य में से आएगा। दोनों प्रश्न 6 अंक के आएंगे, 12 अंक के। बड़ा जो टॉपिक है प्रश्नों यानी नंबर खींचने वाला, यही है व्याख्या और निबंधात्मक प्रश्न। व्याख्याएं भी 6 नंबर की और प्रश्न भी 6 नंबर की। ये प्रश्न छोटे नहीं करने आपको, कम से कम 2 पृष्ठ में ये प्रश्न होने चाहिए, तब जाके इसको निबंधात्मक यानी निबंध की तरह बड़े, इनका नाम इसीलिए निबंधात्मक पड़ा यानी बड़े प्रश्न। लघुत्तरात्मक छोटे प्रश्न 6 अंक के, ये 12 अंक के होंगे। 3 गद्य के 3 पद्य के आएंगे, 3 गद्य के आ जाएंगे और इसमें 3 पद्य के, तो ये 6 12 अंक के ही आएंगे। ये छोटे प्रश्न होंगे, एक एक प्रश्न में आप कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? लघुत्तरात्मक 3 प्रश्न आएंगे गद्य और पद्य दोनों में से, तो 12 अंक के। अति लघुत्तरात्मक बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, एक एक लाइन के, वो 4 गद्य से 4 पद्य के यानी 1.5 नंबर के आएंगे। ये 6 अंक के होंगे, ठीक है। 4 गद्य से 4 पद्य से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। आगे देखिए, किन्हीं 2 रचनाओं का परिचय आप जो पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले कवि परिचय हर पाठ में मिलेगा, लेखक परिचय हर पाठ में मिलेगा। उस परिचय को आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें, उस परिचय को आप बिल्कुल भी न छोड़ें। उस परिचय में से 2 प्रश्न आएंगे आपके 3 अंक के, 6 अंक के। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये। शुरू में जैसे अपन पाठ पढ़ते हैं, सूरदास जी का पाठ पढ़ते हैं, तो सूरदास जी के बारे में जो सूचनाएं, जो जानकारियां हमें दी गई हैं, तुलसीदास जी के बारे में जो दी गई हैं, उनको जितने भी पाठ हैं गद्य और पद्य दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके माध्यम से अपने पास में कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के, ध्यान रखना। तो 6 अंक का ये मैटर होगा। इस प्रकार से सारा टोटल अगर अपन जोड़ते हैं तो कितने अंक का होता है? ये 80 अंक का मामला बैठता है। इस प्रकार से अपन डेली हमेशा एक एक पाठ पद्य के पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में गद्य के पढ़ेंगे। ये अपना सिलेबस हुआ। अब आपको मैं पाठों से परिचय करवाता हूँ। देखा कौन कौन से अपने पाठ चलते हैं। सूरदास जी का पहला पाठ चलता है बूझत श्याम कौन तू गोरी। ये जो पाठ है, इसमें से जो आपको मैंने पीछे पद्य बताया था, ये पद्य यही होता है, ठीक है। इनमें से व्याख्याएं भी आएंगी, इसमें से कवि परिचय भी आ सकता है। इसलिए पूरे पाठ को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से अपन को समझना है, अच्छे से याद करना है। फिर दूसरा है तुलसीदास जी का पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद। अक्सर इन दोनों में से व्याख्याएं बोर्ड में उठा ली जाती हैं, पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण व्याख्या के लिए चैप्टर, वो है सेनापति का और देव का। ये इन चारों में से अक्सर आते हैं, क्योंकि ये प्रबंधात्मक रचनाएं लिखते थे ये, तो ये होते हैं पद्य की व्याख्या के बारे में। इन सभी को अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर करपराम जी खिड़िया के दोहों के सारांश भी पूछ सकता है। जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता है, उसका मूल सारांश पूछ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अभिनय होगा मेरा अंत और मातृवंदना, ये 2 कविताएं जोड़ी गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी जोड़ी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। नागार्जुन का कल और आज, उषा की लाली, और ऋतुराज की है कन्यादान। ये अपने कितने पाठ जोड़े गए हैं? 10 पाठ पद्य के जोड़े गए हैं। इन 10 का बिल्कुल बारीकी से अपन व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। आपको किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है, लगातार आप जुड़े रहें, आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आज अपन सूरदास का पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। अगले अपन चर्चा करते हैं गद्य खंड की। ये तो पद्य चला गया, पद्य की बात सारी समझ में आ गई। गद्य में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का पहला पाठ है एक अद्भुत अपूर्व शोपन। इसमें से व्याख्या भी आ सकती है, कवि परिचय भी आ सकता है और प्रश्न भी आ सकता है। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह है, कहानी है, बहुत शानदार कहानी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का है स्त्री शिक्षा के विरुद्ध कुतर्कों का खंडन, बहुत ही शानदार पाठ है ये, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें स्त्रियों को पढ़ाने को लेकर के प्रश्न चिन्ह जो लगा था, उसका समाधान किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। एकाटे तर्कों के माध्यम से बहुत अच्छे से इस निबंध में समझाया गया है। लक्ष्मी नारायण रंगा की एक एकांकी है अमर शहीद, जैसलमेर के। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान। रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं, बहुत शानदार चैप्टर हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का है लोक संत दादू दयाल, संत लोक संत पीपा का जीवन परिचय इसमें लिखा गया। इस प्रकार से 18 कुल चैप्टर कितने अपने 18 चैप्टर हैं। गद्य और पद्य के मिलाकर के कितने चैप्टर हैं? 18 चैप्टर। इन चैप्टरों को प्रत्येक पाठ को बिल्कुल बारीकी से पढ़ते हुए अपन जाएंगे और लगातार आप अपने चैनल से जुड़े रहें। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
जिसके माध्यम से आपका मैं समाधान कर सकूँगा। तो आप अपने और भी जो मित्र हैं जो सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं 2021 में, उन सभी विद्यार्थियों तक यह मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभान्वित हो सकें, उनको भी इस बात का पता चल सके कि अपने सिलेबस में क्या चलता है। वरना लगातार ही उनको एक मशीनरी बना दिया जाता है। अपन बिल्कुल आराम से, बिल्कुल अच्छे से, सरल भाषा में प्रत्येक पाठ को पढ़ेंगे, उनके प्रश्न उत्तर सोल्व करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो उसका मैं समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। सूरदास पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।